हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के एक और टॉपिक को, जो कि है फंक्शन। तो पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 टाइप के जो फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड जो मॉड्यूल के अंदर फंक्शन होते हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप के जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिनको कि हम खुद क्रिएट करते हैं। तो इन तीनों टाइप के फंक्शंस को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में फंक्शंस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। या तो जो है क्वेश्चन में आपको फंक्शन लिखने के लिए बोला जाता है, या फिर कोई फंक्शन दे रखा होता है उसका आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सिलेबस में फंक्शन से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसको कि आज की इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो ये कंपाइल करके वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं फंक्शंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज फंक्शन। तो देखिए, अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो जो फंक्शन है वो एक कोड है जिसका कि कुछ नेम होता है, और इसको जो है रीयूज किया जा सकता है, मतलब कि बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है बाय यूजिंग इट्स नेम। और साथ ही फंक्शन हमें हेल्प करता है किसी बड़े प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने में। मतलब कि कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसको छोटे छोटे सब प्रोग्राम में आप डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से जो है हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या होता है, जो भी फंक्शन हमें क्रिएट करना होता है उसके लिए जो है हमें डेफ कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। तो डेफ जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डिफाइन की। मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन करने वाले हैं तो हमें जो है स्टार्टिंग में डेफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद में जो है फंक्शन का नेम हम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारा सिंटैक्स क्या रहेगा। देखिए, तो देखिए ये रहा सिंटैक्स। तो इस सिंटैक्स में क्या है समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी कोई आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको डेफ कीवर्ड लगाना पड़ता है। डेफ कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद में जो है आपका फंक्शन का नेम रहेगा कि आप चाहते हैं फंक्शन का नेम क्या रहे। जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो नेम रहेगा। देन इसके बाद में जो है पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी फंक्शन की। यहाँ पे जो है आपकी पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है आपके पैरामीटर रहेंगे। जितने भी पैरामीटर आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही पैरामीटर को डिफाइन करना है, आप बिना स्क्वायर ब्रैकेट के भी पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हो। और ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये भी ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इनको डिफाइन करना ही करना है। आप चाहो तो फंक्शन को बिना पैरामीटर के भी डिफाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे कॉलन रहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा पार्ट हो गया ये हमारा फंक्शन का हेडर हो गया, इसको हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। इसके बाद में जो है फंक्शन की बॉडी में जो है आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दोगे। कि आप चाहते हो कि यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है जब भी इसको लिखा जाए तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कुछ वैल्यू रिटर्न करना कि जो फंक्शन है कुछ वैल्यू रिटर्न करे, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा देंगे, और जो वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं आप इस फंक्शन से वो यहाँ पे दे देंगे। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ये भी आपका ऑप्शनल स्टेटमेंट है। आपका जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं फंक्शन से या नहीं। एंड ये जो पूरा पार्ट होगा इसी को हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। और इस फंक्शन की बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सेम इंडेंटेशन पर रहेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो इंडेंटेशन होगा वो सबका एक जैसा ही होगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सेम इंडेंटेशन से अलग हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो है इस इंडेंटेशन में नहीं आता है, तो वो जो है फंक्शन का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो चलिए इस सिंटैक्स को थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो इनक्लोज ब्रैकेट्स रहती हैं इसमें क्या रहते हैं, हमारे पैरामीटर्स रहते हैं। और ये जो है मैंने आपको बताया ऑप्शनल्स होते हैं। मतलब क्या है, किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होता है तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। इसके अलावा जो है फंक्शन का जो हेडर है वो हमेशा किससे एंड होता है, कॉलन से। मतलब कि ये जो फंक्शन हेडर होगा वो हमारा हमेशा किससे एंड होगा, कॉलन से। इसके अलावा जो भी आप फंक्शन का नेम देंगे, मतलब जो भी आप नेम डिफाइन कर रहे हैं वो आपका यूनिक हो, और उस नेम को डिफाइन करने के लिए आपको आइडेंटिफायर वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो भी फंक्शन का नेम देंगे तो इस नेम को देते टाइम आपको ध्यान रखना है जो भी हमारे आइडेंटिफायर वाले रूल होते हैं वो सारे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कि यहाँ पे बीच में स्पेस ना हो नेम में, या फिर कोई कीवर्ड ना हो, या कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो। जो भी आपके आइडेंटिफायर वाले रूल होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है
जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे फंक्शन की बॉडी में नहीं होगा, मतलब कि इंडेंटेशन में नहीं होगा, वो जो है फंक्शन का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो है सेम इंडेंटेशन पे अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो उसको फंक्शन का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप अब आप लोगों को ये सिंटैक्स पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अभी एक प्रोग्राम देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक प्रोग्राम लेते हैं। प्रोग्राम क्या है? राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। मतलब क्या है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है फंक्शन की हेल्प से दो नंबर को ऐड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रोग्राम के लिए हम फंक्शन को लिखेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे डेफ कीवर्ड लगाया है, उसके बाद में जो है मैंने फंक्शन का नेम दिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड लगाना पड़ता है और उसके बाद में जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो आप नेम यहाँ पे दे देंगे। और फंक्शन का नेम जो है वो आप प्रोग्राम से रिलेटेड रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके जो प्रोग्राम है वो किस बारे में है। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप एडिशन के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं और आपने फंक्शन का नेम रख दिया मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन का नेम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रखते हैं। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे कॉलन लगाए हैं, तो कॉलन लगाते हैं लास्ट में। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का हेडर। इसके बाद जो है मैंने फंक्शन की बॉडी डिफाइन की है। तो फंक्शन की बॉडी में क्या करा है, मैंने एक वेरिएबल लिया है num1 के नाम से और इसमें जो है यूजर से एक नंबर एंटर करवा लिया है। फिर दूसरा वेरिएबल लिया है num2 के नाम से और इसमें भी हमने क्या करा है, यूजर से इंटीजर टाइप का नंबर एंटर करवा लिया है। फिर यहाँ पे जो है सम नाम से वेरिएबल लिया है और इसमें जो है मैंने कर दिया है num1 प्लस num2। मतलब कि यहाँ पे जो भी नंबर एंटर करेगा यूजर वो num1 में जाएगा और यहाँ पे जो नंबर एंटर करेगा वो num2 में जाएगा। तो num1 और num2 की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस होकर कहाँ चली जाए, सम वाले वेरिएबल में। इसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है, मैंने लिख दिया द सम ऑफ। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये डबल कोड में। इसके बाद में num1 की वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी num1 की वो आ जाएगी। इसके बाद में एंड ऐसे आ जाएगा क्योंकि डबल कोड में है। फिर num2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर इज ऐसे आ जाएगा क्योंकि डबल कोड में है, एंड देन जो है सम की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमने जो फंक्शन था वो पूरा डिफाइन कर दिया है। तो इसीलिए इतना जो पार्ट हमने डिफाइन करा है इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। मतलब कि ये जो पार्ट हमने डिफाइन करा है यहाँ पे इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे जो हमने पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और देखिए जितने भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे के सारे क्या है, एक ही इंडेंटेशन पे है। कोई भी यहाँ पे सेम इंडेंटेशन से बाहर नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट इस इंडेंटेशन से बाहर चला गया तो वो जो है इस फंक्शन का पार्ट नहीं रहेगा। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने जो है इस फंक्शन को कॉल करा, यहाँ पे लिख दिया है ऐड। तो ये जो कोड फंक्शन के अंदर ही आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे जो है इस फंक्शन का नेम लिखा जाएगा। तो जब भी हम फंक्शन का नेम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं फंक्शन कॉल। तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन का नेम लिखा है, मतलब कि फंक्शन को कॉल करा है, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा आउटपुट इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम फर्स्ट नंबर एंटर कर देंगे, मान लीजिए 10 कर दिया। इसके बाद मैसेज मिलेगा एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर मान लीजिए हमने कर दिया 20। इसके बाद जो है हमें इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मैसेज दिया था हमने द सम ऑफ वो आ रहा है। इसके बाद में नंबर की वैल्यू आ रही है 10 और जो एंड है वो ऐसी प्रिंट हो रहा है। इसके बाद में num2 की वैल्यू हो रही है प्रिंट 20 एंड इज जो है वो ऐसी आ रहा है हमारा क्योंकि डबल कोड में था। एंड इसके बाद में देखिए 30 जो है वो आपकी सम की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हमें फाइनल स्टेटमेंट मिल गया है द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। अब बात करते हैं कि फंक्शन में हम किस तरीके से पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पैरामीटर की बात करें, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मान लीजिए ऐड नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है, तो इसके अंदर देखिए हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं a, b। तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं इनको बोलते हैं पैरामीटर। मतलब कि फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे देंगे उनको बोलते हैं पैरामीटर। और फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे जो वैल्यू देंगे इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे वैल्यू भी हो सकती हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे कोई वेरिएबल भी आप पास कर सकते हैं या फिर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है आपने वेरिएबल बना रखे हैं, उनकी कुछ वैल्यू है, तो वो वेरिएबल जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उनकी जो वैल्यू होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, इन वाले वेरिएबल्स में, मतलब कि पैरामीटर में वैल्यू चले जाएंगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यू दी जाती है वो हमारे आर्गुमेंट कहलाती हैं, और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे जो आप वेरिएबल देते हैं उनको हम पैरामीटर बोलते हैं। और देखिए बहुत बार जो प्रोग्रामर हैं वो पैरामीटर और आर्गुमेंट को एक ही चीज मानते हैं, मतलब कि दोनों को एक ही चीज बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिफाइन होते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट,
और यहाँ पे जो दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर। लेकिन प्रोग्रामिंग टर्म की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऊपर डिफाइन किए जाते हैं, मतलब कि फंक्शन डेफिनेशन में जो डिफाइन किए जाते हैं वो हमारे पैरामीटर होते हैं, और कॉलिंग के टाइम पे जो दिए जाते हैं वो हमारे आर्गुमेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर की कि दोनों क्या होते हैं। देखिए इसको यहाँ पे समझिए, हमारे पास में एक फंक्शन है ऐड नाम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया है a, b, मतलब क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हैं। तो ये जो वेरिएबल्स है इनको बोलेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर। और यहाँ पे देखिए जब मैंने फंक्शन को कॉल करा है तो इन आर्गुमेंट के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, तो इनको बोलेंगे हम एक्चुअल आर्गुमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर। तो आई होप आप लोगों को आर्गुमेंट और पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं और उस प्रोग्राम को जो है हम फंक्शन में आर्गुमेंट की हेल्प से क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में क्या बोला गया है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। मतलब क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें बनाना है दो नंबर को ऐड करने के लिए, और यहाँ पे जो हम फंक्शन विद आर्गुमेंट बनाएंगे, मतलब फंक्शन जो होगा हमारा उसमें आर्गुमेंट भी हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो हम इसका फंक्शन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जो है हम फंक्शन का नेम दे देंगे, डेफ कीवर्ड लगाएंगे और फंक्शन का नेम देंगे ऐड, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें एडिशन करनी है, तो हम जो है यहाँ पे फंक्शन का नेम ऐड दे रहे हैं। इसके बाद में जो है यहाँ पे आर्गुमेंट में दो आर्गुमेंट मैंने पास किए हैं। अब ये दो आर्गुमेंट पास क्यों करे हैं, मैंने इसलिए करे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब फंक्शन कॉल हो तो उस टाइम पे जो है यूजर दो वैल्यू इनपुट करे। तो यहाँ पे जो है मैंने दो आर्गुमेंट पास करे हैं। अगर आपको दो नंबर से ज़्यादा को ऐड करना है तो आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट बढ़ा भी सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आर्गुमेंट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने दो आर्गुमेंट लिए हैं, और यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इनको आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, आप इनको पैरामीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने देखा था कि जब फंक्शन डेफिनेशन में जो हम यहाँ पे देते हैं वेरिएबल, वो जो है हमारे पैरामीटर होते हैं। तो आप इनको पैरामीटर बोलिए या फिर आर्गुमेंट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है फंक्शन की बॉडी में जो है मैंने एक वेरिएबल लिया है सम नाम से, और यहाँ पे कर दिया num1 प्लस num2, मतलब कि जो भी वैल्यू यहाँ पे num1 की होगी और num2 की होगी वो प्लस हो जाए और कहाँ पे चली जाए, सम वाले वेरिएबल में। इसके बाद में जो है मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दूंगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा है द सम ऑफ, और यहाँ पे देखिए नंबर लिख दिया num1 और एंड लिख दिया डबल कोड में, तो ये ऐसे प्रिंट होगा। इसके बाद num2 की वैल्यू आएगी, फिर एज हमारा ऐसे आ जाएगा क्योंकि डबल कोड में, फिर जो हमारा सम की वैल्यू आ जाएगी, जो भी हमारा सम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब जो हमारी फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या करेंगे, हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, और कॉल करते टाइम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे, मतलब कि इसकी वैल्यू पास करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स की। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a इक्वल 10 और b इक्वल ले लेता हूँ 20। तो दो वेरिएबल मैंने बना लिए हैं, और इसके बाद में कॉलिंग के टाइम पे इन वेरिएबल को ही मैंने यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। तो होगा क्या, जो a वाली वैल्यू है वो तो चली जाएगी num1 में, और b वाली वैल्यू जो है वो चली जाएगी num2 में। इस तरीके से जो यहाँ पे वैल्यू चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, देखिए जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से जो है कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और फंक्शन डेफिनेशन में चेक करेगा कि यहाँ पे दो पैरामीटर दिए हुए हैं, तो ये बोलेगा कि इन दोनों पैरामीटर के लिए मुझे वैल्यू दो। तो ये कहेगा ठीक है, मैंने यहाँ से दो वैल्यू दे दी है। कौन कौन सी वैल्यू गई है, a की वैल्यू गई है और b की वैल्यू गई है। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएंगी, num1 और num2 में, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है ये जाएगा num1 में, और ये वाला जो वेरिएबल है, जो b वाला वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जाएगी num2 में। यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएंगी, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो प्लस हो जाएंगी, और प्लस होने के बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद में क्या होगा, फाइनली हमारा आउटपुट किस तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं आर्गुमेंट के टाइप की, कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो पैरामीटर्स होते हैं, इनके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए पाइथन जो है वो मेनली 3 टाइप्स के आर्गुमेंट या फिर आप कह सकते हैं पैरामीटर्स को सपोर्ट करता है। कौन कौन से टाइप है देखिए, पहला जो टाइप है दैट इज पोजिशनल आर्गुमेंट, या फिर आप कह सकते हैं पोजिशनल पैरामीटर। सेकंड टाइप होता है आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट, एंड थर्ड टाइप है कीवर्ड आर्गुमेंट। तो चलिए इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट को रिक्वायर्ड आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक फंक्शन लिया है और इस फंक्शन का नेम है ऐड, और यहाँ पे देखिए मैंने नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। इसके बाद में इन तीनों को प्लस कर दिया है और यहाँ पे सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, और यहाँ पे जो है ये मैंने मैसेज दे दिया है। अब देखिए जब मैंने फंक्शन को कॉल करा है
तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने पास करे हैं मैंने, 2 पास करे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा, देखिए आपको एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब कि एक जो है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिसिंग है। क्योंकि जब हमने फंक्शन को डिफाइन कराया तो हमने नंबर ऑफ जो पैरामीटर दिए हैं वो 3 दिए हैं, लेकिन जब फंक्शन को कॉल कराया तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 दिए हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी 3 देने पड़ेंगे, तभी ये जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और इनकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होंगी। और साथ ही यहाँ पे आपको ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी आपकी उस वाले वेरिएबल में जाएंगी। अगर मान लीजिए 10 जो है वो आपको नंबर के लिए देनी है तो 10 को आपको पहले लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर मान लो 20 को आपको नंबर में भेजना है तो 20 पहले आएगा, 10 बाद में आएगा। मतलब जो वैल्यू जिस पैरामीटर के लिए है उसी ऑर्डर में आपको लिखना यहाँ पे पड़ेंगी। तो ये होते हैं हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के आर्गुमेंट की, दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने फंक्शन लिया है, किस नाम से लिया है, ऐड नाम से लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने 3 पैरामीटर पास करे हैं। पहला है num1 के नाम से, सेकंड है num2 के नाम से और थर्ड है num3 के नाम से। और num3 की वैल्यू यहाँ पे 30 दे दी है। तो ये जो हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे हो जाएगा। डिफॉल्ट पैरामीटर बोलिए, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलिए, बात एक है, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है 30 हो गई है डिफॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए तीनों को प्लस कर दिया और सम वाले वेरिएबल में रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, जो कि आपको पता ही है, हम कर ही रहे हैं इतनी देर से। इसके बाद में देखिए जब फंक्शन को कॉल करा है तो यहाँ पे ओनली मैंने 2 आर्गुमेंट दिए हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने 10 एंड 20 दिया है। तो 10 जो है वो चला जाएगा num1 में और 20 जो है वो चला जाएगा num2 में। और num3 के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है, मतलब कोई आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं करा है। तो क्या होगा, num3 की डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, मतलब जो 30 वैल्यू है वो यहाँ पे num3 की आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मान ली जाएगी। तो यहाँ पे जो है किस तरीके से आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में आपका आ जाएगा 10 + 20 हो जाएगा 30 और num3 की वैल्यू भी 30 जाएगी, तो 60 आपका आउटपुट में आएगा। देखिए आउटपुट इस तरीके से आपका आ जाएगा, द सम ऑफ 10, 20, 30 इज 60। इस तरीके से जो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये होते हैं हमारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब कि यहाँ पे अगर हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से वैल्यू तो उसको बोलेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के आर्गुमेंट की, जो कि है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट बोलिए या फिर इनको नेम्ड आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, देखिए कीवर्ड आर्गुमेंट आर द नेम आर्गुमेंट विद द असाइन्ड वैल्यू बीइंग पास इन द फंक्शन कॉल। मतलब क्या है, जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वहां पे जो है आप हर वेरिएबल की वैल्यू असाइन करके बताएंगे कि कौन से वेरिएबल में ये वैल्यू जानी है। चलिए इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए टोटल के नाम से मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पे जो है मैंने 3 पैरामीटर पास करे हैं। एक करा है मैथ के नाम से, एक करा है केमिस्ट्री के नाम से और एक करा है फिजिक्स के नाम से। और फिजिक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने दे दी है, तो ये हो जाएगा हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। अब सम वाले वेरिएबल में जो है तीनों को प्लस करके रिजल्ट स्टोर कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है और यहाँ पे मैंने देखिए मैसेज दे दिया, द सम ऑफ मैथ कॉमा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज सम, मतलब कि ये मैसेज आएगा। उसके बाद में सम की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में देखिए आप मैंने क्या करा है, यहाँ पे फंक्शन का नाम था हमारा टोटल, तो मैंने टोटल लिखा है। और यहाँ पे देखिए कॉलिंग किस तरीके से करी है, कॉलिंग में मैंने आर्गुमेंट किस तरीके से पास करे हैं। यहाँ पे जो भी पैरामीटर है उसका नेम मैंने लिखा है, मतलब कि यहाँ पे कीवर्ड लिखा है। मैंने बताया है कि ये जो वैल्यू है कौन से वाले वेरिएबल में जाएगी। मैंने यहाँ पे मैथ लिखा है तो 90 जो है मैथ में जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स इक्वल 90 लिखा है तो 90 जो है वो फिजिक्स में जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो, हम जो है यहाँ पे कीवर्ड की हेल्प से बता रहे हैं कि कौन से वाले वेरिएबल में ये वैल्यू जानी है, मतलब कौन से पैरामीटर में जो है ये आर्गुमेंट वाली वैल्यू पास होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने थर्ड पोजीशन पे लिखा है केमिस्ट्री इक्वल 95। तो जो केमिस्ट्री यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दे रखा है पैरामीटर, तो उसके अंदर 95 चला जाएगा। देखिए जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, द सम ऑफ मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 275। इस तरीके से जो हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट एक ही बार में यूज कर सकते हैं। तो देखिए पाइथन जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप जो है मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट को फंक्शन कॉल में जो है कंबाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे इस काम को, देखिए यहाँ पे समझिए इस प्रोग्राम में, यहाँ पे जो है टोटल के नेम से हमने फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन की डेफिनेशन में जो है मैंने 3 पैरामीटर दिए हैं। यहाँ पे देखिए मैथ के नाम से दिया है, केमिस्ट्री के नाम से दिया है एंड फिजिक्स के नाम से दिया है। और फिजिक्स वाला जो है वो हमारा यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर है।
इसके बाद में देखिए तीनों को क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया है और सम वाले वेरिएबल में इनका रिजल्ट स्टोर कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैसेज दे दिया है और सम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब देखिए फंक्शन कॉल में मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो टोटल नाम से हमारा फंक्शन था उसको कॉल कराया मैंने। तो यहाँ पे देखिए जो पहला आर्गुमेंट मैंने पास करा है 90, ये जो हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट है, और जो सेकंड यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा है वो हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट है। और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, इसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू पास नहीं की है, मतलब कि आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं करा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए तीनों ही टाइप के जो आर्गुमेंट है वो कंबाइन हो रहे हैं। इसका जो है आपको रिजल्ट किस तरीके से मिलेगा, देखिए इसका रिजल्ट जो है आपको इस तरीके से मिल जाएगा। द सम ऑफ मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 275। मतलब कि जो 90 वाली वैल्यू है ये चली जाएगी मैथ के पास में, और केमिस्ट्री वाले आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो चली जाएगी केमिस्ट्री वाले पैरामीटर में, यहाँ पे चली जाएगी। और यहाँ पे फिजिक्स वाले के लिए हमने कोई आर्गुमेंट दिया नहीं है, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है। तो क्या होगा, डिफॉल्ट जो वैल्यू है 86 वो आ जाएगी। तो ये इस तरीके से तीनों प्लस हो जाएंगे और आपका 275 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इनको कंबाइन करते टाइम आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या रूल है कंबाइनिंग के? एक रूल तो ये है कि जो आर्गुमेंट लिस्ट होगी दैट मस्ट कंटेन पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोड बाय कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब कि जो भी लिस्ट होगी वहां पे जो है पोजिशनल आर्गुमेंट होना मस्ट है, मतलब कि यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट होना मस्ट है। और जो पोजिशनल आर्गुमेंट है उसके बाद में कौन सा आर्गुमेंट आ रहा हो, आपका जो है कीवर्ड आर्गुमेंट आ रहा हो यहाँ पे। और सेकंड रूल क्या है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्गुमेंट मोर देन वंस। मतलब किसी आर्गुमेंट के लिए एक से ज्यादा बार आप वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो 90 वैल्यू है वो मैथ वाले पैरामीटर में जा रही है, लेकिन अगर जो है आप इसके आगे कॉमा लगा के मैथ इक्वल 90 कर दें तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। मतलब क्या है, मैथ के लिए 2 बार वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। अब डिस्कस करते हैं रिटर्न टाइप के फंक्शन को, मतलब कि ऐसा फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करे, उसको जो है अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया है टोटल के नाम से। ये जो फंक्शन है इसका नाम जो है वो टोटल है। और यहाँ पे देखिए इस फंक्शन की डेफिनेशन में 3 पैरामीटर मैंने पास करे हैं। मैथ के नाम से कराया, केमिस्ट्री के नाम से कराया और फिजिक्स के नाम से कराया। और फिजिक्स वाला क्या है, हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी है। इसके बाद में इस फंक्शन की बॉडी की बात करें तो यहाँ पे क्या करा है, तीनों ही सब्जेक्ट को मैंने प्लस कर दिया है और उसको सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। एंड इसके बाद में जो वेरिएबल के अंदर रिजल्ट है स्टोर, इसको जो है मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। मतलब कि इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करा है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो क्या होगा, जो टोटल वाला फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, सम वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब देखिए इस फंक्शन की कॉलिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल वाला जो फंक्शन हमारा, इसको मैंने कॉल करा है और कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे जो है मैंने देखिए 2 आर्गुमेंट पास करे हैं। एक जो है मैंने पोजिशनल आर्गुमेंट दिया है और दूसरा जो है कीवर्ड आर्गुमेंट दिया है। और यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑलरेडी है, तो मैंने थर्ड आर्गुमेंट नहीं दिया है। और इस फंक्शन की कॉलिंग का जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर कर लिया मैंने रिजल्ट वाले वेरिएबल में। यहाँ पे जो है मैंने इसको स्टोर कर लिया है। तो होगा क्या, देखिए जैसे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोल ट्रांसफर होगा यहाँ के लिए, और यहाँ पे ये बोलेगा कि मेरे पास में जो है 3 पैरामीटर्स हैं, तो मुझे जो है 3 वैल्यू चाहिए, मतलब कि 3 आर्गुमेंट चाहिए। तो ये कहेगा कॉलिंग के टाइम पे देखिए मैंने 2 आर्गुमेंट दिए हैं। यहाँ पे जो है 90 चला जाएगा किसमें, मैथ में, और जो 96 है वो केमिस्ट्री में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कीवर्ड आर्गुमेंट दिया है। और यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट मैंने दिया ही नहीं है, तो ये बोलेगा कि थर्ड आर्गुमेंट मेरे पास में है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, मैं इसकी वैल्यू यहाँ से ले लूंगा। इसके बाद में देखिए इन तीनों को प्लस कर दिया है, तो इनका रिजल्ट जो होगा वो यहाँ पे सम वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए सम को हमने रिटर्न कर दिया है। तो जैसी सम को रिटर्न करा है तो यहाँ से सम का जो रिजल्ट होगा वो किसके पास चला जाएगा, टोटल वाले फंक्शन के पास चला जाएगा। और फंक्शन किसको दे देगा, यहाँ पे इसके पास में यहाँ पे दे देगा, मतलब कि टोटल को दे देगा। यहाँ पे जो कॉल हुआ है इसको रिटर्न कर देगा। अब जब कॉलिंग वाले फंक्शन में सम वाला रिजल्ट आएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा रिजल्ट वाले वेरिएबल में, मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा है, फाइनली यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया है और मैसेज दिया है द टोटल ऑफ मैथ कॉमा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज रिजल्ट। मतलब कि रिजल्ट के पास में जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो आपका आउटपुट किस तरीके से आएगा, आपका जो है आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, द टोटल ऑफ मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज 272। इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे जो ये वर्क कर रहा है और किस तरीके से जो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे अलग वेरिएबल में स्टोर करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इस फंक्शन कॉलिंग को जो है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे जो है आप इस तरीके से रख सकते हैं इस पूरे को, तो भी आपका आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा।
अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, मतलब कि जो फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल का स्कोप किस किस तरीके से रहता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कोई वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है वो जो है उस फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, मतलब कि जो उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी वो उस फंक्शन के अंदर ही होगी, उसके आउटसाइड जो है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो जितने भी वेरिएबल आपके प्रोग्राम में होते हैं उनकी वेल डिफाइंड क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, मतलब कि वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा। तो कोई वेरिएबल जो है प्रोग्राम में जहाँ पे डिफाइन किया गया होगा वहीं पे जो है वो उसको एक्सेस किया जा सकता है। मतलब क्या है, जिस पार्ट में प्रोग्राम के उसको डिफाइन किया गया है, मतलब कि डिक्लेयर करा गया है, उसको जो है उसी पार्ट में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम स्कोप ऑफ वेरिएबल, मतलब कि जो वेरिएबल है उसका स्कोप प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे है। तो पाइथन प्रोग्राम में जो है किसी भी वेरिएबल का स्कोप दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन से टाइप का स्कोप हो सकता है, देखिए, एक ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप जो है ग्लोबल होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, और एक ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप जो है लोकल होगा उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। तो चलिए ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझते हैं, दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। तो देखिए, पाइथन में कोई ऐसा वेरिएबल जिसको कि डिफाइन किया गया है आउटसाइड फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन के बाहर जो है उसको डिफाइन किया गया है, जो फंक्शन का ब्लॉक है अगर उसके बाहर हम डिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल को तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल को जो है आप किसी भी फंक्शन में जो है एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जहां पे उसको डिफाइन किया गया है ग्लोबली, उसके बाद में जो भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे उनमें कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी चेंज किया जाएगा तो जितने भी फंक्शंस में उसको यूज किया गया होगा उन सब पे क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, मतलब कि वैल्यू जो होगी वहां पे सब में चेंज होगी। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो सब जगह पे जो है उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल वेरिएबल की। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो देखिए, लोकल वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाए या फिर आप कह सकते हैं किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाए, उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। उसका जो स्कोप होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के लिए होगा या जिस ब्लॉक में डिफाइन किया गया है उसी तक रहेगा, मतलब उसके बाहर जो है उसका स्कोप नहीं रहेगा। तो चलिए ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट प्रोग्राम की हेल्प से और क्लियरली समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिया है, इस प्रोग्राम को देखिए आप ध्यान से। तो इस प्रोग्राम में मैंने करा क्या है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करा है, एक नम नाम से वेरिएबल लिया है और इसकी जो वैल्यू दी है वो 5 दी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने रखा है माय फन, एंड इस फंक्शन की बॉडी में जो है मैंने एक और वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने करा है num + 5, और उसके बाद में जो है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन माय फन इज। उसके बाद में जो है num की वैल्यू प्रिंट कर दी है, फिर यहाँ पे दूसरा मैसेज दिया है वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन माय फन इज ए। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल कौन सा है। देखिए जो फंक्शन है हमारा माय फन के नाम से, इसके अंदर जो ए नाम से वेरिएबल बनाया है ये तो हो गया हमारा लोकल वेरिएबल, और इस फंक्शन से ऊपर जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है नम नाम से जिसकी वैल्यू हमने 5 दी है, ये हो जाएगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो नम नाम से वेरिएबल ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और इसको जो है हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन के अंदर ए नाम से वेरिएबल है, ये जो हमारा लोकल वेरिएबल है, इसको जो है हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये मैसेज दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के अंदर क्या है, तो ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मतलब कि नम की वैल्यू जो यहाँ पे प्रिंट कर दी है। इसके बाद में देखिए लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करिए, यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन को कॉल करा है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएंगी आपके पास में, लोकल वेरिएबल की वैल्यू आएगी और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो आउटपुट में क्या आएगा, पहले 5 आएगा, उसके बाद में जो है यहाँ पे num + 5 करा है हमने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू कितनी हो रही है, 10 हो रही है, तो ए की वैल्यू 10 आएगी, इस तरीके से आएगा। और उसके बाद में देखिए फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट और लगाए हैं, और यहाँ पे मैंने दिया है द वैल्यू ऑफ num वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, मतलब कि जो num वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम आउटसाइड फंक्शन भी चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमारी 5 ही आएगी, ठीक है।
एंड इसके बाद में देखिए एक प्रिंट स्टेटमेंट और दिया और यहाँ पे मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, और यहाँ पे ए को प्रिंट करा। तो ए देखिए हमारा लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो है ये एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि हमने आउटसाइड फंक्शन जो है यहाँ पे प्रिंट करा है इसको, तो ये जो है यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा। पहले जो है ये आउटपुट आएगा, उसके बाद में यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। देखिए मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 5 जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करा था। इसके बाद में लोकल वेरिएबल की वैल्यू आ रही है 10 जो कि हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट करा था, और उसके बाद में देखिए आउटसाइड फंक्शन हमने ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करा था, तो यहाँ पे 5 अगेन आ गया है। लेकिन देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन जो है एक्सेस करने की कोशिश करी है, मतलब फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे जो हमें एरर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ए नाम से यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को बनाते हैं या फिर उनको एक्सेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं ग्लोबल वेरिएबल में, तो इसका जो है परमानेंट इफेक्ट पड़ता है सभी फंक्शंस पे जहां भी वो ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा भी था। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल का नेम सेम है ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही, मतलब कि फंक्शन के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया गया है जिसका नेम सेम है किसकी तरह, ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही है, बिल्कुल सेम नेम, तो उस फंक्शन में जो है लोकल वेरिएबल को ही कंसीडर किया जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहां पे क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हाइड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इज यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन देन द कीवर्ड ग्लोबल शुड बी प्रीफिक्स टू द वेरिएबल नेम इन द फंक्शन। मतलब क्या है कि कोई ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी जो मॉडिफाइड वैल्यू है, अगर आपको आउटसाइड फंक्शन यूज करनी है, कहीं पे मॉडिफाई की गई है उसकी वैल्यू और उसको जो है आपको यूज करना है आउटसाइड फंक्शन, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। इस वाले पॉइंट को तो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाई दिया, इन दोनों को और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए हमने देखा था सेकंड पॉइंट कि अगर किसी फंक्शन के अंदर भी सेम नाम से वेरिएबल है तो क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे नम नाम से ही वेरिएबल बना देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे नम, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए 20, ठीक है। अब जो है मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है और इस वाले स्टेटमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है, और ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी वेरिएबल की आएगी, इस वाले वेरिएबल की आएगी, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। और ये वाला जो स्टेटमेंट है आउटसाइड फंक्शन जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो नम वेरिएबल प्रिंट करा है, यहाँ पे वैल्यू आएगी ग्लोबल वेरिएबल की। देखिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए 20 आ रही है, जबकि हमने इनसाइड फंक्शन जो है इसको एक्सेस करा था और यहाँ पे हमने लिखा था कि हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल की वैल्यू नहीं आई है। और देखिए आउटसाइड फंक्शन जो स्टेटमेंट दिया था वहां पे हमने जो है ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करा था, तो उसी की वैल्यू आ रही है जो कि हमारी यहाँ पे 10 थी। तो इसीलिए जब भी किसी फंक्शन के अंदर सेम नेम होगा, मतलब कि जो ग्लोबल वेरिएबल का नेम है वही अगर आपका फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल का नेम होगा, तो ऐसे केस में जो है लोकल वेरिएबल को ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक्सेस करेंगे तो आपका लोकल वेरिएबल ही एक्सेस होगा, ग्लोबल नहीं होगा। अब देखिए थर्ड रूल में हमने देखा था कि अगर आपको किसी ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर जो है मॉडिफाई करके यूज करना है, तो आपको जो है ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसको समझाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ओनली इतना रहने देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिख पाए, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ इस तरीके से, इसको हटा देता हूँ, बस इतना रहने दे रहा हूँ, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हम करेंगे क्या, मान लीजिए कि मुझे जो नम वेरिएबल है इसी को जो है यहाँ पे मॉडिफाई करके यूज करना है। तो देखिए अभी हमने देखा कि अगर हम इस तरीके से नम इक्वल 20 लिख देते हैं तो यहाँ पे जो है वैल्यू इसकी मॉडिफाई नहीं हो रही है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है मॉडिफाई नहीं हो रही है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है।
और फंक्शन के बाहर जो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे जो है वैल्यू यही आ रही है, 10 ही आ रही है, जो कि अभी हमने यहाँ पे करके देखा भी था। अब बात करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई करके मुझे लोकल वेरिएबल में यूज करनी है और इसकी वैल्यू जो है मॉडिफाई ग्लोबली भी हो जाए, मतलब कि यहाँ पे भी जो है मॉडिफिकेशन हो जाए। अगर यहाँ पे एक्सेस करूँ तो यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन किया जाए वो यहाँ पे भी आपका आए। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, इस काम को करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो इस वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ग्लोबल इस तरीके से, और वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा। जो भी ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सेस करने वाले हैं उसका नेम देंगे। तो मैं देता हूँ नम। इसके बाद में जो है अब मैं इसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मान लीजिए नम इक्वल 30। ठीक है, पहले नम की वैल्यू क्या थी, 10 थी, अब जो है इसकी वैल्यू 30 हो गई है। तो देखिए इनसाइड फंक्शन जब इस वेरिएबल को एक्सेस करा जाएगा नम वाले को, तो यहाँ पे भी 30 आएगा, और आउटसाइड फंक्शन जब इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करा जाएगा तो यहाँ पे भी 30 आएगा। मतलब कि जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। दोनों ही जगह पे देखिए 30 आउटपुट में आएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं दोनों ही जगह पे 30 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर एक्सेस करा है नम, तो यहाँ पे भी 30 आ रहा है, और फंक्शन के बाहर एक्सेस करा है तो वहाँ पे भी आपका 30 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके। मतलब कि ग्लोबल कीवर्ड की जो वैल्यू है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर भी, लोकली भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और किस तरीके से जो इनका स्कोप वर्क करता है और किस तरीके से जो आप वैल्यू को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आगे होंगी। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी की। मतलब कि ऐसे पैरामीटर पास किए जाए कि जो म्यूटेबल हो और जो इम्यूटेबल हो तो क्या होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब भी आप कोई वैल्यू पास करते हैं आर्ग्यूमेंट की हेल्प से या फिर पैरामीटर की हेल्प से किसी फंक्शन को, तो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, बात करते हैं कि किसी फंक्शन को जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू पास की जाए आर्ग्यूमेंट की हेल्प से तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए, इस प्रोग्राम को समझिए। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया माय फंक्शन 1 के नाम से, शॉर्ट में मैंने लिख दिया माय फंक 1। इसके बाद में देखिए इस फंक्शन की बॉडी में मैंने क्या करा है, इस फंक्शन की बॉडी में एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू रिसीव्ड इन ए, मतलब कि जो ए में वैल्यू रिसीव होगी कॉलिंग के टाइम पे वो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू जो है मॉडिफाई करी है। मतलब कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और उसमें बोल दिया है a+2, मतलब जो भी ए की वैल्यू हो वो प्लस हो जाए 2 और ए में स्टोर हो जाए। देन यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और दिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस टू ए, मतलब कि जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए, मतलब कि इस वेरिएबल में जो स्टोर की है वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। इसके बाद में यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है कि जो फंक्शन है वो हमारा एंड हो गया है, ये रिटर्न हो रहा है कहाँ पे, कॉलिंग के लिए। अब देखिए कॉलिंग जब मैंने करी है फंक्शन की, तो यहाँ पे क्या करा है मैंने, कॉलिंग के टाइम पे एक आर्गुमेंट दिया है नम नाम से, और नम की वैल्यू क्या है 3। तो इस नम की जो 3 वैल्यू है वो चली जाएगी ए के पास में, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब यहाँ पे ए को प्रिंट किया जाएगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे करा मैंने ए इक्वल a+2, तो यहाँ पे इस वाले ए के अंदर क्या जाएगा, इस वाले ए के अंदर चला जाएगा आपका कितना 5। तो मतलब क्या है ए इक्वल 5 हो गया है। जब यहाँ पे प्रिंट करा जाएगा ए को तो इस वाले ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इतना होने के बाद में ये फंक्शन जो है वो आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है प्रिंट बैक फ्रॉम द फंक्शन वैल्यू ऑफ नम इज नम, मतलब कि जो नम की वैल्यू है वो प्रिंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3 ही आएगी, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आर्गुमेंट पास करा है उसके पास में जो वैल्यू है 3 वो हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप की है, तो उसमें जो है कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ जो फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल लिया यहाँ तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, मतलब कि न्यू वेरिएबल में यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल वेरिएबल था इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा नम वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपका 3 ही आएगा। देखिए यहाँ पे मैं जो है आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और इस वाले स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो आपका 3 आ रहा है, मतलब जो नम वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो चलिए इसको चला के भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और फिर जो है आपका 3 आ रहा है, मतलब कि इस वाले स्टेटमेंट का आउटपुट आपको 3 ही यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो वेरिएबल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप का था तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि अगर आप जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू पास करते हैं आर्गुमेंट के थ्रू किसी भी फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन आपका नहीं होता है, अगर आप जो है उसको फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर हम जो है म्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू जो है फंक्शन को पास करें आर्गुमेंट के थ्रू तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, इस प्रोग्राम की हेल्प से यहाँ पे भी मेरा जो फंक्शन का नेम है वो माय फंक्शन 1 के नाम से ही है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया माय फंक्शन 1, और यहाँ पे भी एक पैरामीटर मैंने पास कर रखा है। अब अगर बात करें इस फंक्शन की कॉल की, तो देखिए जब मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया तो यहाँ पे जो है एक नम नाम से आर्गुमेंट दिया है। मतलब क्या है, जो नम नाम से यहाँ वेरिएबल है वो हमारा क्या है, एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। मतलब कि जो नम है वो हमारी एक क्या है, लिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट टाइप की वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ कहाँ पे, इस पैरामीटर के लिए। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट दिया है मैंने, वैल्यू रिसीव इन ए एज ए, मतलब ए को प्रिंट कर दिया। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 आउटपुट में आ जाएगा। मतलब कि जो लिस्ट है हमारी वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी, 3 जो है यहाँ पे आउटपुट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन कराया। मॉडिफिकेशन में मैंने क्या कराया, यहाँ पे ए नाम से जो वेरिएबल है उसके 0 इंडेक्स पे क्या कर दो, उसके 0 इंडेक्स पे जो है 0 इंडेक्स की वैल्यू में ही 2 प्लस कर दो। मतलब कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें 2 प्लस करो और 0 इंडेक्स पे ही स्टोर कर दो। तो देखिए अगर हम बात करें ए के 0 इंडेक्स की, तो ए को वैल्यू क्या मिली है, यहाँ से देखिए ए को वैल्यू मिली है 3, और 3 क्या है, हमारी लिस्ट टाइप की वैल्यू है। यहाँ पे जो है 3 इस तरीके से लिस्ट मिली है हमारी। अब ए के 0 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए यही हमारा 0 इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट है ही नहीं। तो 0 इंडेक्स ये हो गया हमारा। अब इसी एलिमेंट पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 0 इंडेक्स में प्लस क्या हो जाए, 2 प्लस हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा +2, मतलब क्या हो जाएगा, इस इंडेक्स पे अब जो है 5 आ जाएगा। मतलब कि ए के 0 इंडेक्स पे अब क्या हो जाएगी वैल्यू 5। तो यहाँ पे जब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट दिया जाएगा और यहाँ पे ए को प्रिंट किया जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको आउटपुट में 5 देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये वाला मैसेज आएगा, मतलब कि जो फंक्शन है वो आपका ओवर हो चुका है, फंक्शन का काम हो गया है। और यहाँ पे देखिए फंक्शन के बाहर ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे भी मैं नम की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब कि इस वाले नम को प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस वाले नम के केस में भी अब हमारी लिस्ट क्या आएगी, ये जो मॉडिफाइड लिस्ट है वही आएगी। मतलब कि यहाँ पे भी हमें 5 ही देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा ये 5 देखने को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आर्गुमेंट था वो म्यूटेबल डेटा टाइप का था, इसीलिए यहाँ पे जो भी हमने मॉडिफिकेशन करा है वो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा। देखिए इसका मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 3 आ रहा है। पहले यहाँ पे जो हमने प्रिंट करा है उसका 3 आ रहा है। इसके बाद जब हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन करा है और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करा है तो 5 आ रहा है। और फंक्शन के ओवर होने के बाद में जो फंक्शन के बाहर हमने नम वेरिएबल को प्रिंट करा है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। मतलब कि जो वेरिएबल था वो हमारा मॉडिफाई हो गया, मतलब जो लिस्ट थी हमारी वो मॉडिफाई हो गई है, क्योंकि जो लिस्ट डेटा टाइप है वो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो स्टूडेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फंक्शन पे बेस्ड जो भी टॉपिक्स थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।